गांव जिसका वर्णन हमारे विद्वान संचालक महोदय ने, आदरणीय विजय बहादुर यादव वकील साहब ने विधिवत आपके बीच में इस गांव के स्वर्णिम इतिहास को रखने का काम किया है। इस गांव में आज इस समारोह के सम्मानित अध्यक्ष जी, मंच पर बैठे हुए समाजवादी सांस्कृतिक प्रकोष्ठ महाराष्ट्र के नौजवान कर्मठ और प्रसिद्ध गायक और भोजपुरी सिनेमा के नायक भाई इंद्रजीत यादव जी, जिला पंचायत के सदस्य हमारे साथी देवेंद्र यादव जी और समाजवादी इस पूर्वांचल में समाजवादी वंश के सूरज आदरणीय पूजनीय दादाजी के पुत्र, हमारे साथी विधान परिषद के पूर्व सदस्य विजय यादव जी के सुपुत्र, और जिनको की मैंने कुछ दिनों पहले पहली मुलाकात थी मेरी, बागी में एक कार्यक्रम हुआ था और जब मैंने इस लड़के को सुना था तो जरूर मेरे मन में बात ये आई थी और मैंने पूछा था, राहुल तो हम नाम जान गए लेकिन कहीं दूसरे जगह के राहुल होंगे। जब हमने पूछा अपने साथियों से कि इस लड़के के पास बहुत ही राजनीति का भी ज्ञान है, सामाजिक ज्ञान भी है, कैसे बोलना चाहिए, कैसे चलना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, ये सारी चीजें अपने उद्बोधन के अंदर इस लड़के ने पूरे समाज में उद्धृत किया और लोगों ने बताया कि हमारे भाई विजय यादव जी के सुपुत्र राहुल यादव हैं। मैंने कहा नाम तो जानता था, देखा नहीं था, और इतने दिन से अगर मेरी बात आप लोग सुन रहे हैं, गाना सुन रहे थे, तो जबान पर मेरे सरस्वती जरूर बसती होगी। मैं शुभकामना देता हूं कि अगर का दिन प्रतिदिन राजनीति में आगे बढ़ने का काम करे। राहुल यादव जी, जिन्होंने इस कार्यक्रम की व्यवस्था किया है, आप भी आए हैं, हम भी आए हैं, सब लोग आए हैं। सम्मानित अवधेश यादव जी, और ऐसा संचालन कहीं कहीं मिलता है और अगर पूछिए तो सभा का महत्व संचालन से ही शुरू होता है। जहां संचालक लोगों में जोश भरता है, साहित्य की बात करता है, राजनीति की ऊंचाई पर ले जाता है, वहां अपने आप सभा अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाती है। ऐसे संचालक आदरणीय विजय बहादुर यादव वकील साहब, विजय शंकर वकील साहब और सुरेश यादव जी, कन्हैया चौरसिया जी, प्रबंधक जोगेंद्र यादव जी, रविंद्र यादव जी, रामकृत यादव जी, उमाशंकर यादव जी, बीडीसी जितेंद्र जी, राम सुधार यादव राम दुलार जी, अशोक यादव, विनोद यादव, राम अवध यादव, सुजीत यादव, गौड़ जी, मुसाफिर यादव जी, और हमारे जिला पंचायत सदस्य देवेंद्र यादव तो मैं जानता था, लेकिन इनका नाम टिंकू भी एक जान गया, तो कम से कम यह बुलाने में सहूलियत रहेगी। भाई टिंकू जी और बालिक
बालीकरण राम जी, वकील साहब, गायक गुलाब यादव जी, और जिनके ऊपर हम लोगों का नाज है, क्योंकि हमारे संचालक महोदय ने एक बड़ी ऊंची बात कहा। वैसे तो इनकी सारी बात ऊंची रही, लेकिन एक बात इन्होंने कहा कि साथियों, यज्ञशाला में कम भी मेहनत करो, लेकिन पाठशाला में, विद्या की शाला में जरूर मेहनत करो और अपने बच्चों को भेजो। क्योंकि दुनिया की सबसे अगर कोई शक्तिशाली चीज है तो वह है शिक्षा। शिक्षा ही एक ऐसा पैमाना है जो तय करती है कि कौन कितना बड़ा है, रूस कितना बड़ा है, अमेरिका कितना बड़ा है, जर्मनी कितना बड़ा है, भारत कितना बड़ा है, गाजीपुर जनपद कितना बड़ा है, आपका परिवार कितना बड़ा है, स्वयं आप में कितने बड़े हैं, ये शिक्षा ही तय करती है। और इस गांव के शिक्षा के बारे में, एकता के बारे में, इस गांव में सांप्रदायिक सौहार्द के बारे में जो संचालक महोदय ने हमें बताया, हम उनका सम्मान करते हुए अपने इलाके के, अपने क्षेत्र के, अपने जिले के भाई बंशीधर यादव को, जिन्होंने पीसीएस जैसे टफ कंपटीशन को उत्तीर्ण करके और एसडीएम पीलीभीत में तैनात हैं, आपने इस प्रदेश के, जिले के, क्षेत्र के नाम को रोशन किया है। मैं बहुत आपको बधाई भी देता हूं, बहुत शुभकामना भी देता हूं। आप निरंतर आगे बढ़ें, इसके लिए मैं आशीर्वाद भी देता हूं। और यहाँ पर बैठे हुए सभी हमारे आदरणीय साथियों, सबसे पहले तो मैं बहुत आभारी हूं आप लोगों का कि हमारे जैसे आदमी का इस ऐतिहासिक गांव में आपने, मैं जितना हूं उससे कहीं ज्यादा बढ़कर के स्वागत किया। अपनी तरफ से मैं भी आप लोगों का, जितना आपने मेरा स्वागत किया, मैं वाणी से उससे कई हजार गुना स्वागत मैं आप लोगों का करता हूं और आशीर्वाद चाहता हूं। साथियों, ऐसे माहौल में आप हमारा स्वागत किए, हमारे महाराष्ट्र सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष इंद्रजीत जी का स्वागत किए। जिस समय देश बहुत विकट स्थिति में गुजर रहा है, सबके लिए नहीं गुजर रहा है, ऐसा नहीं कि पूरे देश के जितने हमारे वासी हैं सबके लिए गुजर रहा है विकट स्थिति में, नहीं, लेकिन हमारे आपके लिए और लगभग 90% लोगों के लिए, चाहे जिस जात धर्म के हों, उनके लिए यह देश विकट स्थिति में गुजर रहा है। अगर ठीक से आप इतिहास पढ़ेंगे तो इस देश की कुंजी उनके हाथों में है जिनके संस्थापक, आरएसएस के संस्थापक हेडगेवार ने कहा था कि अगर हिंदुस्तान पर राज करना चाहते हो और हमेशा राज्य करना चाहते हो तो 95% लोगों को कंगाल बना दो। पेट भरेगा तो गरीब आदमी राजनीति की बात करेगा और भूखा रहेगा तो 24 घंटे रोटी की बात करेगा। 95%, 90% लोगों को कंगाल बना दो और 5%, 10% लोगों को इतना मालूमाल कर दो कि जो तुम्हारी दलाली करें, तुम्हारा गुणगान करें और पूरा देश उनके हाथ में सौंप दो, वो देश पर राज करें और तुम उन पर राज करो, हिंदुस्तान में हमेशा राज्य करते रहोगे। कहा था हेडगेवार जब आजादी मिल रही थी, भारत का संविधान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दिया था, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी
उस समय हेडगेवार ने कहा था कि हमें ऐसी आजादी नहीं चाहिए, जिस आजादी के मिलने के बाद यादव, गणेर, कुशवाहा, कोयली, चौहान, शेड्यूल कास्ट के लोग, वैश्य और सवर्ण क्लास के लोगों को समान अधिकार मिलता हो, सबको आदमी का दर्जा मिलता हो अगर इस आजादी में, तो इस आजादी से मैं गुलामी को बेहतर समझता हूं। ऐसे लोगों के हाथों में आज भारत की राजनीति की कुंजी है। और एक बात इस गांव के हमारे मित्रों याद रखिएगा कि राजनीति एक ऐसी कुंजी है जिससे गरीबों की तकदीर के ताले खुलते हैं। आप जानते ही हैं, आपको समझाना नहीं है, पढ़े लिखे लोगों का यह गांव है। जान करके भी कहीं ना कहीं से हम अनजान होते चले जा रहे हैं। साथियों, जब जब इस देश में और जब जब प्रदेश में गरीबों के हाथ में सबसे बड़ी कुर्सी होगी तो गरीबों के लिए कानून बनेंगे। अगर उनके लिए कुर्सी आप सौंप देंगे तो सिर्फ 10 और 5% लोगों के लिए काम करेंगे, उनके तकदीर के ताले को खोलेंगे कि वो करें देश पर राज्य, और उन पर करेंगे आरएसएस के लोग और भारतीय जनता पार्टी के लोग। इसीलिए तो ये माननीय मोदी जी कहे थे देश नहीं बिकने देंगे, देश नहीं झुकने देंगे। ऐ चप्पल पर चलने वाले लोग तुमको हवाई जहाज पर चढ़ा करके छोड़ेंगे। देश क्या बिकने से बाकी रह गया? फैक्ट्रियां बेच दी गई, एयरपोर्ट बेच दिया गया, रेलगाड़ी का स्टेशन और रेलगाड़ियां बेच दी गई, हवाई चप्पल पहनने वाले हवाई जहाज पर चढ़ो, हवाई जहाजों को भी बेच दिया गया। न रहेगी बांस न बाजेगी बांसुरी, चढ़िए हवाई जहाज पर। आया और कहा था कि ये गरीबों निराश मत होना, आज तक जितनी सरकारें थी तुम्हारी बात नहीं की थी, लेकिन हम आए हैं, हमको मजबूत करो। गरीबों, हर एक कुर्सी मिल जाने दो, बिना काम किए हर खाते में 15 लाख रुपया भेजेंगे। नौजवानों, आजादी के बाद से आज तक तुम्हारे तरफ कोई नहीं देखा, हमें मौजूद करो, हम हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे। और किसानों, हम तुम्हारी झटके में आए 2 गुनी कर देंगे। 15 लाख तो सबके खाते में आ ही गया, शायद 15 नए पैसे नहीं आए। 2 करोड़ नौकरी देना था, 9 साल में 18 करोड़ लोगों को नौकरी मिलनी चाहिए थी, दूर हो गए होंगे नौकरी में। लेकिन इस पढ़े लिखे गांव में भी शायद 2 लोग नौकरी में नहीं गए होंगे। 2 करोड़ देंगे साल में, 18 करोड़ होता है, 2 आदमी को नौकरी नहीं दिया। मेरे दोस्तों, हरे शुक्र मनाइए किसान लोग, पंजाब और हरियाणा के किसानों का और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों का, कि अगर नहीं आंदोलन किए होते तो आपकी जमीन भी उन्हीं 10% लोगों के हाथ में दे दिए होते और अपने ही खेत में हम 300 रुपए रोज की मजदूरी कर रहे होते। शिक्षा की बात आपने किया, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। पाठशाला की बात आपने किया संचालक महोदय, बहुत बधाई देता हूँ आपको। लेकिन क्या शिक्षा का मजाक उड़ाया जा रहा है? अगर गरीब आदमी शिक्षित हो जाएगा तो उसके पास तर्क आ जाएगी, और तर्क आ जाएगी तो उसकी जबान चल जाएगी, और जबान जब चलने लगेगी तो चट्टी चौराहे पर ये जो झूठे लोग बक 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 करते हैं,
उनका जवाब गरीब अपनी जबान से देना शुरू कर देगा और उनकी पोल खुल जाएगी। उसने शिक्षा को ही खत्म करना शुरू कर दिया, फीस इतनी महंगी कर दिया कि गरीब का बेटा पढ़ ही नहीं पाएगा। कोरोना काल को आपने देखा, नोटबंदी के समय में आपने देखा, जब से नोटबंदी हुई, नोटबंदी उसी समय में हुई थी शायद जब उत्तर प्रदेश के अंदर अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, शायद उसी समय 2016 में नोटबंदी हुई थी। मेरे साथियों, गरीब आदमी भी बात कर रहा था कि यार सरकार कितनी अच्छी है, विधवा पेंशन दे दिया, वृद्धा पेंशन दे दिया, समाजवादी पेंशन दे दिया, 108 चला दिया, 112 चला दिया, 102 चला दिया, 100 नंबर चला दिया, स्टेडियम बना दिया, एक्सप्रेसवे बना दिया। यहाँ तक कि एक तरफ गरीब का बेटा, एक तरफ सड़क के इस पार अमीर का बेटा लैपटॉप पर खेल रहा था और बुद्धिमान होकर के गरीब का बेटा खिड़की से देख रहा था और सोच रहा था कि काश मेरे बाप के पास भी अगर पैसा होता तो मैं भी कंप्यूटर पर खेलता। जिसके पैर में फटी बेवाई वो का जाने पीर पर आई। गरीब आदरणीय पूजनीय नेताजी का बेटा अखिलेश यादव जी ने कहा कि सरकार तुम्हारी है, मैं गरीब का बेटा हूं, किसान का बेटा हूं। है गरीब के बेटे, आंसू बहाना छोड़ दो आंसू बहाना और इंटरमीडिएट पास कर लो। तुम भी अमीर की श्रेणी में, अमीर के लड़के की श्रेणी में जाओगे और हाई स्कूल पास लड़के लड़कियों को लैपटॉप, टैबलेट और इंटर पास लड़कों को लैपटॉप दे करके अमीरों के लड़कों की श्रेणी में खड़ा किया। रिक्शा वाला भी बात कर रहा था। रिक्शा पर स्टेशन से कोई उतर करके बैठ करके जाता था। रिक्शा वाले बहुत बात करते हैं अपने सवारी से। गुजरात का आदमी आया, बैठा, रिक्शा वाले ने पूछा कहाँ घर है? गुजरात में। क्या आपके यहाँ लैपटॉप मिलता है? उसने कहा नहीं। क्या आपके यहाँ समाजवादी पेंशन मिलती है? उसने कहा नहीं। क्या लड़कियों को साइकिल मिलती है? कन्या विद्याधन 40,000 मिलता है? कहा नहीं, हमारे यहाँ अखिलेश जी दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी वालों ने सोचा कि ये तो ऐसा कर देगा कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का नाम लेने वाला कोई नहीं रह जाएगा। नोटबंदी कर दिया और नोटबंदी के बाद का नतीजा कि रिक्शा पर कोई बैठने वाला आज नहीं है। रिक्शा वाला घर बैठ गया। जो रिक्शा वाला राजनीति की बात करना शुरू किया था, आज बेरोजगार होकर के दिन भर रोटी का इंतजाम कर रहा है। पान बेचने वाला बात करता था, आज पान खाने वाले 25% रह गए। मेरे दोस्तों, मेरे कहने का सिर्फ अर्थ है कि अगर गरीब आदमी पढ़ लेगा तो राजनीति की बात करेगा, अगर भूखा रहेगा, नंगा रहेगा, झोंपड़ी में रहेगा तो अपने पेट भरने के इंतजाम में 24 घंटे बिता देगा। इसलिए गरीब आदमी शिक्षा न लेने पाए, पूरा इंतजाम भारतीय जनता पार्टी करने जा रही है। इससे भी बुरा दिन आदरणीय वकील साहब शिक्षा का कहीं हो सकता है कि एक बहस चली कि ढोल गवार शूद्र पशुनारी ये सब ताड़न के अधिकारी। बहुत बुद्धिजीवी लोगों ने ये भी कहा कि इसमें नारी का अपमान तुलसी ने किया है, शूद्र का किया है। एक तरीके से उसने 90% लोगों का अपमान किया है। क्या शूद्र पीटने के लिए है? तो आज के विद्वानों ने जो 8000 बरस से हमको परिभाषा सिखा रहे हैं, उन्होंने किताबों में छपवा दिया कि ताड़ना का अर्थ पीटना नहीं होता है, ताड़ना का अर्थ शिक्षा होती है। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं कि 1600 सन में तुलसी हुआ था, अगर ताड़ना का अर्थ शिक्षा होता है
तो आप बता दो 1600 के बाद और 1947 के पहले हमारे लोग शिक्षित क्यों नहीं हुए? एक आदमी इस इलाके में बैकवर्ड क्लास का बता दीजिए जो 47 के पहले एमए किया हो। छोड़ दीजिए 47 के पहले, अगर कोई आपके पूर्वज ने अगर इंटरमीडिएट किया हो, हमको एक आदमी बता दीजिए इस गांव का। वकील साहब कोई नहीं मिलेगा। इस 47 के पहले हमारे लोगों में से कोई, हमारे लोगों का अर्थ मैं यादव की बात नहीं करता, मैं बैकवर्ड क्लास की बात करता, मैं शेड्यूल कास्ट की बात करता हूँ और गरीब उन लोगों की भी बात करता हूँ जो अपने को फॉरवर्ड कहते हैं। एक आदमी बताइए, अरे 1947 में जब देश आजाद हुआ और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने उस समय समाजवाद का लाभ हमारे डॉक्टर लोहिया जी भी लगा रहे थे। जब भारत का संविधान लागू हुआ हिंदुस्तान के अंदर, सबको समान शिक्षा का अधिकार है, सबको स्वास्थ्य मिलना चाहिए, सबको रोटी मिलनी चाहिए, इस देश के नागरिक का इस देश पर अधिकार है। 1947 के बाद हमारे लोग पढ़ना लिखना शुरू किए। अगर ताड़ना का शिक्षा हुआ तो फिर 1947 और 1600 के बीच में 400 वर्ष बीत गए। 400 वर्ष में हमारे लोगों को क्यों नहीं पढ़ाया? लेकिन ये तो परिभाषा बदलेंगे, जो मन करेगा कहेंगे, हमें सुनना पड़ेगा। मेरे दोस्तों, ये धर्म की राजनीति करते हैं, ये हमें धर्म में पाखंड में फंसा करके आज तक मूर्ख बना करके हमारे और आपके बीच में झगड़ा लगा करके फूट डालो और राज करो की नीति पर ये आज तक हमारे ऊपर कब्जा किए हुए हैं। आप पढ़िए 1932 में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लंदन में अंग्रेजों को समझाए कि हम हिंदू धर्म के हिस्सा नहीं हैं, क्योंकि ब्राह्मण आज भी हमें अछूत समझते हैं। शुक्र मनाइए कि अंग्रेज डॉक्टर अंबेडकर की बात मान गए, लेकिन 90 वर्ष बीत गया, हमारे बैकवर्ड क्लास के लोग आज तक नहीं समझ पाए। अगर मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू हो जाए तो 12 करोड़ ओबीसी बैकवर्ड क्लास के लोगों को नौकरी 1 महीने के अंदर देना पड़ेगा। इसको ब्राह्मण का बेटा समझता है, लेकिन हमारा ओबीसी का बेटा नहीं समझता। 81 करोड़ लोग आज मुफ्त का भोजन खा रहे हैं। साथियों, जो कौम मुफ्त में भोजन पा जाती है वो कभी क्रांति नहीं कर सकती, और जो कौम क्रांति नहीं कर सकती वो अपना शासक नहीं बना सकती, और जो कौम अपना शासक नहीं बना सकती अपने बेटी बहन की आबरू भी नहीं बचा सकती। वोट और बेटी दोनों इज्जतदार, समझदार और शानदार लोगों को सौंपी जाती है, और आप बिना समझे, बिना सोचे इतना कीमती वोट जात धर्म पर आकर के, रिश्तेदारी पर आकर के, उनके हाथ जोड़ने पर आकर के, उनके कथा कहने पर आकर के दे देते हैं, जिसका नतीजा है कि बैकवर्ड क्लास का मोदी जी होते हुए भी प्रधानमंत्री आरएसएस के इशारे पर इस देश को बेचते चले जा रहे हैं। मेरे साथियों, मैं ये नहीं कहता कि आप पूजा मत कीजिए, करिए, कोई बात नहीं, आपकी आस्था है, करिए, लेकिन अपना पूजा में वोट मत दीजिए। अंबेडकर जी ने कहा था बहुत बड़ी बात, जो आज के हमारे संचालक महोदय कई बार कहे कि जिस दिन मंदिर में जाने वाली भीड़ स्कूल में जाना शुरू कर देगी, उसी दिन भारत का भविष्य बदल जाएगा। हमें बहुत खुशी है कि इस गांव के लोग शिक्षित हैं। मेरे साथियों, आज सारी चीजों पर बहस छिड़ी है। मैं जब इस बहस को छेड़ा था उस समय शायद बोलने की हिम्मत लोग नहीं करते थे, और मैं अकेले नहीं बोलता था,
लाउड स्पीकर लगा के बोलता था और मेरे जाने पर दो बातें होती थी। एक बार कहता था कि कसिया आ रहा है, आज तो बहुत ये कर देगा वो कर देगा। दूसरी तरफ हमारे 90% लोग थे जो कह रहे थे कि आज काशीनाथ जी आ रहे हैं। मेरे दोस्तों, कैसे हम मान लें? ब्राह्मण का मतलब मेरा जात से ब्राह्मण नहीं है। ब्राह्मण का मतलब मेरा वो उन लोगों से है जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था को मानते हैं। यादव में भी ब्राह्मण है जो यादव से दूर रहते हैं। राजभर में, कुशवाहा में, वैश्य में भी ब्राह्मण हैं जो अपने वर्ग से दूर रहते हैं, अपने को बड़ा ऊंचा समझते हैं। ब्राह्मण का अर्थ ही होता है कि जो अपने को लोगों से, मनुष्य से अलग रखे, वही ब्राह्मणवाद है। वो ब्राह्मण लोग कहते हैं कि हम ब्रह्मा के खानदान के हैं। हम पूछते हैं आप ब्रह्मा के खानदान के कैसे हैं? आप हमारे खानदान के तो हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं, ब्रह्मा के खानदान के तो नहीं है। अच्छा, ब्रह्मा का 4 मुंह है, आपका 3 भी होना चाहिए कि नहीं? आपका 2 भी होना चाहिए कि नहीं? हम लोग अपने माँ बाप के हैं, उनके का 1 मुंह था, हमारा भी 1 मुंह है। हर चीज का जिस तरीके की माँ बाप होते हैं वैसा रूप मिलता है। गाय का बेटा गाय जैसा, भैंस का जैसा भैंस जैसा, चींटी का बेटा चींटी जैसा। हम लोग अपने माँ बाप के तरह आप लोगों को भी अगर ब्रह्मा पैदा किए गुरुजी लोग, तो कम से कम 4 मुंह तो होना चाहिए। 4 नहीं होना चाहिए तो 3 तो होना चाहिए, लेकिन आपका भी 1 ही मुंह है। हम कैसे मान लें? पढ़े लिखे हैं, कैसे मान लें कि आप ब्रह्मा के खानदान के? आप झूठ बोल रहे हैं। अच्छा चलिए, आप ब्रह्मा के खानदान के हैं तो हमको बता दीजिए ब्रह्मा किस मुंह में, कौन ही मुंह सुतल? ब्रह्मा पट सोते हैं कि चित्त सोते हैं? जिस तरीके से सोएंगे उसी तरह से हो जाएंगे। अच्छा, चारों ओर से ब्रह्मा का मुंह है, बस सकल बतो मैदान कौन ओर से होता है यहाँ? मेरे दोस्तों, अब वो जमाना गया। वो जमाना गया कि आप कथा कह करके हमें मूर्ख बनाते थे। हमारा दही भी खा जाते थे, हमारा दूध भी खा जाते थे, कल के लिए सीधा भी ले लेते थे और दक्षिणा के रूप में पानी का रेट भी ले लेते थे। और जब जाते थे तो हम कहते थे कि प्रणाम गुरुजी, तो आप कहते थे कि जियो। एक भी आदमी जिंदा नहीं रहा। अगर इनके आशीर्वाद से कि जियो, एक भी आदमी अगर जिंदा रह गया होता तो हम समझते कि ये लोग सही बोल रहे हैं। लेकिन दोस्तों, जितना आशीर्वाद ये दिए जियो का, उतना ही हम मरते चले गए। इसीलिए काशीनाथ ने उनका प्रणाम करना छोड़ दिया कि न वो जियो कहेंगे न कभी काशीनाथ मरेगा। आप लोग भी जिस दिन से प्रणाम करना शुरू कर देंगे, बंद कर देंगे, ब्राह्मणवादी व्यवस्था के लोगों का मौत आपके पास नहीं आएगी। और इनके बहकावे में आकर के इतना कीमती वोट दे देते हैं। मेरे दोस्तों, बात बहुत लंबी हो जाएगी। मैं सिर्फ यही कहने के लिए खड़ा हूं कि आप पढ़िए, लिखिए, अपने बेटे को स्कूल में भेजिए और कम से कम उन लोगों को राजनीति की बड़ी कुर्सी पर भेजिए जो आपकी बात करता हो, उनकी भी बात करता हो, लेकिन आपकी भी बात करता हो। और वो कौन करेगा? बगैर समाजवादी पार्टी के। आप वर्तमान स्थिति में अकेला नेता है जिसका नाम अखिलेश यादव है, जो ऐलान किया है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। हम बेईमानी करना नहीं चाहते हैं, करा दो जनगणना। जितनी आपकी तादाद है आप ले लो, और जितनी बैकवर्ड क्लास की, शेड्यूल कास्ट की तादाद है हमें दे दो।
आखिर यही तो भारत का संविधान कहता है। आज तक आपका हिस्सा लेकर के हमें धोखे में फंसाए हैं। इतनी भारी संख्या हो करके और इतनी दीन स्थिति में हम हैं इस देश में, हमको और आपको समझना होगा। साथियों, वतन की फिक्र कर, नादाम मुसीबत आने वाली है। वतन की फिक्र कर, नादाम मुसीबत आने वाली है। तेरी बर्बादियों के मसबरे हैं आसमानों में, न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों। तेरी यह दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। अगर आप आने वाले समय में नहीं समझे, भारत का संविधान खत्म होने वाला है। भारत का लोकतंत्र भारतीय जनता पार्टी खत्म करने जा रही है। आपने असेंबली के भी चुनाव में देखा, आपकी सरकार बनने जा रही थी, क्यों नहीं बनी? आप इसको भली भांति जानते हैं। अभी चुनाव हुआ, नगर निकाय का कितनी बेईमानी हुई कि 100 वोट से जो हमारा प्रत्याशी जीत रहा था उसे जबरी हरा दिया गया। लेकिन है भारतीय जनता पार्टी के लोगों, एक बात सुन लीजिए कि यह देश ऐसा है जो 1977 भी देखा है। यह देश ऐसा है 1989 भी दिया है। 2024 आने वाला है, जनता खड़ी होने वाली है और जनता सिंहासन मांग रही है। 2024 में एक वोट उत्तर प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश से बाहर भी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव के नेतृत्व में प्रदेश में भी सरकार बने और देश में भी बगैर हमारे समर्थन के कोई सरकार न बने। आप लोग भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त करने का काम कीजिएगा ताकि हमारी जितनी तादाद है उतनी भागीदारी मिल सके। इसी उम्मीद के साथ कि ये पढ़े लिखे गांव में आपने सुन लिया, यही आपका उत्तरदायित्व नहीं है। आपका उत्तरदायित्व तब है जब इस बात को पूरे गांव-गांव में घूम करके और समाजवादी पार्टी को मजबूत करने के लिए और भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त कराने के लिए अपने ज्ञान का प्रयोग करेंगे। इसी उम्मीद के साथ आपका प्रणाम करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय समाजवाद।